नमस्कार, ताल ठोक के देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित सरदाना और ताल ठोक के आज सवाल यह है कि क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव में जनता नोटबंदी पर अपना फैसला सुना देगी। नए साल में फरवरी मार्च में यूपी में विधानसभा के चुनाव हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव 2014 के बाद बीजेपी जोश में थी क्योंकि पार्टी को यूपी में बड़ी शानदार कामयाबी मिली। 80 में 71 सीटें बीजेपी के लिए यूपी की हकीकत है। लेकिन पॉलिटिक्स में कहा जाता है कि नतीजे असलियत से ज्यादा अवधारणा के मुताबिक तय होते हैं और इस वक्त नोटबंदी का मुद्दा तय कर रहा है कि किसी पार्टी को लेकर यूपी के वोटर की या देश के किसी भी राज्य के वोटर की अवधारणा यानी कि सोच क्या है। आज यूपी में दो बड़ी रैलियां हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कानपुर में रैली की और कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जौनपुर में। नोटबंदी के बाद यह प्रधानमंत्री मोदी की यूपी में छठी रैली थी और इस रैली में अपने घंटे भर के भाषण में करीब 35 मिनट यानी आधे से ज्यादा भाषण में प्रधानमंत्री नोटबंदी पर ही बोले। और इसी तरह जौनपुर में राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया और भाषण के ज्यादातर मुद्दों को वो नोटबंदी और पीएम मोदी से ही जोड़ते रहे। यानी नोटबंदी इस वक्त देश के लिए और खासतौर पर चुनाव में जा रहे राज्यों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा। निश्चित तौर से बीजेपी भी ये बात मानती होगी कि अगर नोटबंदी पर वोट लेना है तो हालात को पब्लिक की सुविधा के मुताबिक करना पड़ेगा। यानी नोटबंदी की परेशानियां जल्द से जल्द खत्म करनी पड़ेगी, खासतौर पर तब जबकि खुद प्रधानमंत्री की दी हुई डेडलाइन 30 दिसंबर में अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए और खुद पीएम ने आज कह दिया कि 30 दिसंबर के बाद परेशानी खत्म नहीं होगी बल्कि परेशानियां खत्म होनी शुरू हो जाएंगी। इसीलिए हम ये सवाल कर रहे हैं कि सत्ता पक्ष अपनी जिस कार्रवाई को काले धन पर चोट बता रहा है उससे वोट किसको मिलेंगे। सवाल यह भी कि नोट के लिए जो पब्लिक लाइन में लगी दिखाई पड़ रही है वो जब वोट के लिए लाइन में लगेगी तो किस पार्टी के लिए बटन दबाएगी। हमारे श्री प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी का स्वागत व अभिनंदन करते हैं। आइए आपके बीच में आदरणीय राहुल जी आए हैं, मैं उनका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारा एजेंडा है भ्रष्टाचार बंद हो, हमारा एजेंडा है काला धन बंद हो, लेकिन उनका एजेंडा है संसद बंद हो, संसद बंद हो, संसद बंद हो। डिमोनेटाइजेशन का जो निर्णय था वो ना भ्रष्टाचार के खिलाफ था और ना काले धन के खिलाफ था, वो हिंदुस्तान के गरीब लोगों के खिलाफ था। जिन्होंने देश के गरीबों के साथ खिलवाड़ किया है उनका हिसाब मैं चुकता कर रहा हूं भाइयों। नरेंद्र मोदी जी ने हिंदुस्तान के 99% गरीब ईमानदार लोगों से बिना पूछे खून निकाल दिया। सरकार बेईमानों को ठिकाने लगाने में लगी थी, विरोधी दल बेईमानों को बचाने के लिए एकजुट हो रहे हैं। मोदी जी, ये आपका सर्जिकल स्ट्राइक नहीं था, ये आपने हिंदुस्तान के गरीब पर, हिंदुस्तान के किसान पर, हिंदुस्तान के ईमानदार लोगों पर फायर बॉम्बिंग करी है, फायर बॉम्बिंग। मैं जरा कांग्रेस वालों को याद कराना चाहता हूं, न खाता न वही, केसरी कहे वो ही सही, ये तो उनके हिसाब किताब के तरीके थे। नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। मेरे 15 लाख रुपए कहां हैं? नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है, मेरे 15 लाख कहां हैं? हिंदुस्तान का बेवकूफ बना दिया, ये हिंदुस्तान की जनता बोल रही है। हर कोई गुंडागर्दी कर रहा है, सरकार में बैठे लोग गुंडागर्दी करने वालों को सह दे रहे हैं। भाइयों, जब तक लखनऊ में सरकार नहीं बदलोगे ये गुंडागिर्दी करने वाले ठिकाने नहीं लगने वाले। ताल ठोक के आज का पहला सवाल, क्या यूपी चुनाव में जनता नोटबंदी पर फैसला सुना देगी। दूसरा सवाल, काले धन पर चोट से आखिर किसे मिलेंगे वोट। तीसरा सवाल, क्या यूपी चुनाव में होगी नोटबंदी की पहली परीक्षा। चौथा सवाल,
क्या नोटबंदी से बीजेपी का यूपी में वनवास खत्म हो जाएगा? और ताल ठोक के आज का पांचवा सवाल, नोट के लिए कतार में खड़ी जनता वोट में किसके लिए लगाएगी लाइन? तो आपको बताएं कि आज ताल ठोक के कौन कौन से खास मेहमान इस बहस में शामिल हो रहे हैं। उसके पहले एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। हैदराबाद ब्लास्ट के दोषी यासीन भटकल को फांसी की सजा सुनाई गई है। यासीन भटकल इंडियन मुजाहिदीन का आतंकी है। फरवरी 2013 में आपको याद दिला दें कि हैदराबाद के दिलसुख नगर में यह ब्लास्ट हुआ था, जिसमें 18 लोगों की मौत हो गई थी और करीब 130 लोग इस ब्लास्ट में जख्मी हो गए थे। एनआईए की स्पेशल कोर्ट में यह सुनवाई चल रही थी और एनआईए कोर्ट ने ही यह फैसला सुनाया है। यासीन भटकल को इस मामले में फांसी की सजा सुनाई गई है और केवल यासीन भटकल को नहीं, यासीन भटकल के साथ 4 और दोषी थे इस मामले के। 5 लोगों को इस मामले में फांसी की सजा अदालत ने सुना दी है। आपको इस खबर के बारे में आगे और विस्तार से हम जानकारी देंगे। फिलहाल वापस आ रहे हैं ताल ठोक के आज की बहस पर कि यूपी के एटीएम में नोट नहीं वोट है। संबित पात्रा हमारे साथ हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव भाटिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। राजीव त्यागी हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, यूपी कांग्रेस कमेटी के महासचिव रह चुके हैं। और रंजन महापात्रा साहब हमारे साथ हैं, वर्ल्ड बैंक के पूर्व अधिकारी हैं, केंद्र सरकार की नीतियों के सलाहकार हैं। कॉर्पोरेट प्रबंधन में 3 दशकों का उनका अनुभव है और सार्वजनिक क्षेत्र की कई बड़ी कंपनियों के साथ रंजन महापात्रा काम कर चुके हैं। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले संबित पात्रा, तो अब यूपी के एटीएम में नोट तो डले ना डले, वोट निकलेंगे कि नहीं? देखिए रोहित जी, सबसे बड़ी बात है कि हम किसी भी निर्णय को इलेक्शन के साथ जोड़ते हैं और जोड़ना भी चाहिए। स्वाभाविक रूप से एक लोकतांत्रिक देश है और हर निर्णय को हम एक पॉलिटिकल दृष्टिकोण से देखें, ये एक बहुत साधारण सी बात है। मगर मुझे लगता है जो मोदी जी ने अभी चंद दिनों पहले, 4 दिन पहले पार्लियामेंट्री कमेटी को एड्रेस करते हुए पार्लियामेंट में कहा था, उसे ध्यान देने की आवश्यकता है। आप देखिए, उन्होंने कहा था 1971 में जब वांगचू कमेटी बैठी थी और वांगचू कमेटी ने वाई चौहान साहब जो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनको ये रिकमेंड किया कि अगर देश की गति को और देश की दशा को बदलना है तो आप डीमोनेटाइजेशन के स्कीम को लाइए, उससे देश आगे बढ़ेगा। इस पूरे प्रपोजल को लेकर चौहान साहब उस समय तत्कालीन जो हमारी प्रधानमंत्री थी इंदिरा जी के पास गए। इंदिरा जी को जब ये पूरा सुझाव दिया गया, इंदिरा जी ने पूरे सुझाव को देखा और फिर चौहान जी को देखा और चौहान जी को कहा कि क्या कांग्रेस को कभी चुनाव नहीं लड़ना है? हम लोगों को तकलीफ देंगे, लोगों से नोटबंदी करवाएंगे, लोगों को गुस्सा आ गया तो कभी कांग्रेस को वोट नहीं देंगे। तो हमें चुनाव लड़ना है, इसलिए देश का क्या होगा वो अलग विषय है, हम अपनी पार्टी का सोचें। देखिए, राष्ट्रहित महत्वपूर्ण है, हमारे दल का क्या होगा ये एक अलग विषय है। देखिए, ये जो पूरा वर्ष चल रहा है हमारे पार्टी के दृष्टिकोण से, ये दीनदयाल शताब्दी वर्ष चल रहा है। और जब आप पार्टी के मुख्यालय में घुसेंगे, दीनदयाल जी की तस्वीर है, उनकी मूर्ति है और एक बड़ा कहावत जो दीनदयाल जी ने कहा था कि कंट्री फर्स्ट, नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट, सेल्फ लास्ट। इसको अगर किसी प्रधानमंत्री ने फॉलो करने की कोशिश की है कि राजनीतिक बेनिफिट या नुकसान देखे बिना राष्ट्र हित के लिए जो उचित है वो करेंगे। डॉक्टर साहब, एक चीज पूछ लूं बीच में, आप बुरा ना माने तो। आप क्या पूछेंगे मुझे पता चल गया। नहीं, मेरा बड़ा सीधा सा बड़ा छोटा सा सवाल है सर। अगर सब कुछ इतना बढ़िया है सर, दल हित जो है वो पीछे है, देश हित आगे है, तो आज यूपी में चुनाव की रैली में 1 घंटे में 35 मिनट प्रधानमंत्री यही जस्टिफाई करने में क्यों लगे रहे कि भाई सब कुछ ठीक ठाक है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ है और जो लोग आपको बता रहे हैं बुरे के लिए हुआ वो आपको गलत बता रहे हैं। इसके लिए तो आपने पूरा सिस्टम लगा रखा ना सर, सारे मंत्री बता रहे हैं, सारी जितनी आपने कमेटियां बनाई हैं, जितने लोगों को तैनात किया है, वो सब जनता के बीच में जा जाके यही तो बता रहे हैं। फिर पीएम को 35 मिनट 1 घंटे में भाषण देके ये सब बताने की क्या जरूरत है? देखिए, गड़बड़ी तो यही है, बताएं तो कोई पूछता है क्यों बताया, ना बताएं तो कोई कहता है कि अच्छा बताया ही नहीं, कब बताएंगे। प्रधानमंत्री है देश के, एक इतना बड़ा निर्णय आया है, स्वाभाविक रूप से खुद प्रधानमंत्री जी भी मानते हैं लोगों को दिक्कतें हुई हैं। ऐसे में एज अ गार्डियन ऑफ द कंट्री उन्होंने अगर लोगों को समझाया तो इसमें क्या बुराई है। और वाकई लोग समझ भी रहे थे, जिस प्रकार से उत्साह लोगों का देखने को मिला है,
कोई उसमें अतिशयोक्ति भी नहीं है। प्रधानमंत्री का जो काम है कि हर विषय पे उनको जनता को समझाना है, जनता की राय लेनी है, जनता को अवगत कराना है, उन्होंने किया। और पूरा ऐसा नहीं कि केवल डिमोनेटाइजेशन पे बात की, बिजली पे भी बात की, उन्होंने कृषि पे भी बात की, सॉइल हेल्थ कार्ड पे भी बात किया, बीमा योजना पे भी बात की, हर पहलू को छुआ है उन्होंने। बल्कि राहुल गांधी जी ने ज्यादा डिमोनेटाइजेशन पे बोला है। किस चीज को राहुल कितना समय जी के दिया? पूरे स्पीच को सुना है। एग्री सर, आपके पास अपना तर्क है कि क्यों उन्होंने किस चीज पे कितना समय दिया? मैं गौरव भाटिया आपके पास आना चाहता हूं। यूपी में समाजवादी पार्टी की सरकार है और आज तो आप जोश में भी होंगे। हाल फिलहाल आपने चुनाव जीता है बार एसोसिएशन का, बधाई हो आपकी उसके लिए बहुत बहुत। गौरव भाटिया, निजी आपकी उपलब्धि है ये, लेकिन आपकी पार्टी भी उतने ही जोश में है कि नहीं? क्योंकि डिमोनेटाइजेशन उसका नुकसान बीजेपी को होगा, आपको तो होगा नहीं, अगर होना होगा तो। रोहित जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने शुभकामनाएं दी। और मैं कहूंगा कि समाजवादी पार्टी और उत्तर प्रदेश सरकार पूरे जोश से 2017 का चुनाव लड़ेगी। और वो इसलिए है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने और अखिलेश यादव जी और मुलायम सिंह यादव जी ने जो भी मैनिफेस्टो में वादे किए थे, खासकर विकास के, वो पूरे किए। हमने देखा कि कैसे जो है आगरा से लखनऊ तक का एक्सप्रेसवे, जिसको भाजपा वाले कहते थे, बसपा वाले कहते थे केवल चुनावी वादा है, पूरा हुआ। मेट्रो आई और उसके आप विपरीत देखिए भाजपा ने क्या किया। जो भी चुनावी वादे थे, उनको कहा यह चुनावी जुमला था। ना 15 लाख रुपए आए किसी के अकाउंट में, ना युवाओं को जो है रोजगार की कोई अवसर मिले। और डीमोनेटाइजेशन पे आज देखिए, आज एक बहुत बड़ी चीज और हुई। आरबीआई की गाइडलाइंस आई कि अगर आपने 5,000 रुपए से ज्यादा का अमाउंट कराना है तो केवल एक बार में जमा कराना होगा। ये बार बार रूल बदले जा रहे हैं, नियम चेंज किए जा रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास कोई लॉन्ग टर्म सोच ही नहीं थी डिमोनेटाइजेशन की। ये लोग आज खुद कंफ्यूज्ड है कि ये किस तरह से हम इस मुसीबत से बाहर आए। आम जनता इनसे परेशान हो गई है। इन्होंने कुछ भी ऐसे कदम नहीं उठाए जिससे आम जनता को राहत मिले। और मैं समझता हूं जनता को जवाब देना आता है। चुनाव पास है। आप कितनी बार में जाके अपने पैसे जमा कराना चाहते हैं पुराने बैंक में? 30 तारीख तक 10 दिन है अभी। रोहित जी, कितनी बार में जमा कराने की बात नहीं है। मेरी बात जो है, आप इसको समझिए कि आप ये जो बार बार नियम बदल रहे हैं, एक मैच चल रहा है, दिन से तो आप में बैठे हैं सर, बार बार नहीं बदल सकते। 40 दिन हो रहे हैं। 40 दिन में 400 सुझाव आपने दिए हैं कि भाई ये सुझाव लागू करिए, ये सुझाव लागू करिए, ये सुझाव लागू करिए, और जब लागू होता है तो आप कहते हैं कि नियम बदल रहे हैं। देखिए, बहुत सही बात कही आपने। एक तरफ तो रहिए सर। सुनिए, हमने क्या सुझाव दिए रोहित जी। मैं बिल्कुल आपकी बात का जवाब दे रहा हूं और मैं समझता हूं आप भी एक गंभीर पत्रकार हैं, आप मेरी बात समझेंगे। हमने जो सुझाव दिए, जनता का काम आसान करने के लिए, उनका दर्द कम हो और सहूलियत से डीमोनेटाइजेशन की जो ये स्कीम है इसका वो सामना कर सके, ये दिए। 3 मेन सुझाव थे। एक किसानों के लिए था जो पार्शली इंप्लीमेंट हुआ, एक शादियां हो रही थी उस सीजन में, वो किया, वो पार्शली इंप्लीमेंट हुआ। प्राइवेट अस्पतालों वाला हमारा इन्होंने नहीं माना। और अब जो इन्होंने किया, इन्होंने नियम और कड़े किए जिससे आम जनता को और परेशानी होने वाली है, ये बात मैं कह रहा हूं। दूसरा, विधिक तौर से अगर आप कोई पॉलिसी लाते हैं, चुनाव के एन पहले आम जनता अगर परेशान होती है सरकार के किसी फैसले से, मिड टर्म रूल्स बदल सकते हैं। चुनाव के एन पहले अगर आम जनता केंद्र सरकार के किसी फैसले से परेशान हो रही है, आपको तो खुश होना चाहिए कि आपकी अगर कोई नाकामियां रहेंगी भी तो उस पर ध्यान कम जाएगा, इनकी नाकामी पे ध्यान ज्यादा जाएगा। यही मेरा पहला सवाल था। नहीं रोहित जी, इसका भी उत्तर देता हूं मैं आपका इसका उत्तर देता हूं। देखिए, एक जिम्मेदार राजनीतिक पार्टी है समाजवादी पार्टी, और हमने जो है डीमोनेटाइजेशन का स्वागत किया। साथ में इंप्लीमेंटेशन में उत्तर प्रदेश सरकार ने पूरा साथ दिया केंद्र सरकार का। हमें खुशी क्यों नहीं है भाजपा की विफलता में? क्योंकि कम से कम 150 लोगों की जानें चली गई, करोड़ों लोगों के कितने मैन आवर्स होते हैं। जीडीपी जो कैलकुलेट होती है वो मैन आवर से और आउटपुट से होती है। करोड़ों लोग लाइन में घंटों खड़े रहे, पूरे देश का इससे नुकसान हुआ। जब देश का नुकसान हो रहा है उसमें हम अपना फायदा ढूंढे, ऐसी ओछी राजनीति ना हमने कभी करी है ना आगे करेंगे। हमारा काम है सकारात्मक रूप से
जो कमियां हैं सुझाव देना वो हम कर रहे हैं। और जनता जो है 2017 में जब वोट डालने निकलेगी, और खासकर जो रूरल एरिया की जनता है जहां 20-20 दिनों से कैश नहीं आया, लोगों के पास दवाई लेने के लिए रुपया नहीं है, इलाज कराने के लिए रुपया नहीं है, और ये सरकार ने सुनी ही नहीं हम लोगों की। ये कह के कि ये देश हित में होने का मतलब ये नहीं है कि आप इंसानों की जानों से खेलें। ठीक है सर, मैं वापस आपके पास आऊंगा तो पूछूंगा कि आपकी सरकार ने जहां पैसा नहीं पहुंच रहा था वहां पैसा पहुंचाने के लिए कितना एफर्ट लगाया। आपकी सरकार कितनी बार सेतु का काम करने में कामयाब रही बीच में, या उसने कोशिश की? राजीव त्यागी जी, राहुल गांधी आज बोल रहे थे कि नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है। एक बार नहीं, उन्होंने कई बार ये जुमला इस्तेमाल किया, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है जब ऐसा करता है, नरेंद्र मोदी झूठ बोलता है जब ऐसा करता है। तो सर, अगर नरेंद्र मोदी इतना झूठ बोल रहे हैं तो राहुल गांधी को इतनी बार कहने की क्या जरूरत है? जनता खुद ही जान जाएगी फिर तो। जब झूठ बोल रहे हैं तो आप लोग आराम से बैठिए, पैर पे पैर रख के। चुनाव तो आपकी झोली में आ गिरना चाहिए ऐसे में। देखिए रोहित जी, 2014 से चुनाव प्रचार के दौरान जो भारतीय जनता पार्टी ने वादे किए थे, और वादे यदि पूर्ण हुए होंगे, वादे अगर उस पर खरी उतरेगी हो भारतीय जनता पार्टी, तो भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतेगी। और भारतीय जनता पार्टी ने उन वादों को पूरा नहीं किया होगा तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी एक बड़ी हार की तरफ बढ़ेगी। यही राजनीति है और यही रियल में सियासत होती है। भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के चुनाव से पहले कहा था, कहाँ तो चिरागा तय था हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मैसर नहीं शहर भर के लिए। कहा गया था कि 15 लाख रुपए अकाउंट में आएंगे, कहा गया था कि काला धन वापस आएगा, कहा गया था कि चीन और पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा देंगे, कहा गया था कि बहुत हुआ महंगाई का वार, अब की बार मोदी सरकार। कहा गया था कि देश के सैनिकों के सम्मान से कोई समझौता नहीं किया जाएगा, कहा गया था कि देश में कानून व्यवस्था होगी, कहा गया था कि महिलाओं के सम्मान में विकास होगा, कहा गया था कि महंगाई से निजात मिलेगी। लेकिन डीमोनेटाइजेशन करके भारतीय सरकार ने, भाजपा की सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने सारे अपने कीर्तिमान तोड़ दिए झूठ बोलने के। 156 बार अभी तक 8 नवंबर से लेकर अब तक रिजर्व बैंक अपनी नई नई नोटिफिकेशन लाता जा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि स्कीम फेल हो चुकी है। सुब्रमण्यम स्वामी साहब, किरण खेर जी, अडवाणी जी, शत्रुघ्न सिन्हा जी और अरुण शौरी जी, ये भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ये डीमोनेटाइजेशन के विरोध में क्यों बोल रहे हैं? चलिए, कांग्रेस बोल सकती है, कांग्रेस का अपना एक राजनीतिक रूप से कोई हो सकता है कि लाभ लेने की शैली हो, लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी क्यों बोल रहे हैं? क्यों किरण खेर बोल रही हैं? क्यों तरह तरह के आर्टिकल समाचार पत्रों में आ रहे हैं? मैं आपको दिखाना चाहूंगा और कुछ आंकड़े मेरा सवाल है, आप तो मेरी बात को आगे बढ़ाए जा रहे हैं। डीमोनेटाइजेशन विल ट्रिगर 4 लाख। सवाल ही तो यही है त्यागी जी, आपने सवाल सुना नहीं, इसका मतलब ध्यान कर दूं प्लीज। मेरा सवाल यही है सर, आप खुद कह रहे हैं बीजेपी के सारे नेता खिलाफ बोल रहे हैं, मैंने सुना, सारे अखबार खिलाफ बोल रहे हैं, सारा टीवी खिलाफ बोल रहा है, सारी जनता खिलाफ बोल रही है। फिर राहुल गांधी क्यों अपना खून जला रहे हैं सर? क्यों इतनी मेहनत कर रहे हैं? ना बोले ना, फिर तो आराम से बैठे पैर पे पैर रख के। जनता आप ही के पास तो आएगी, फिर उनके पास क्या विकल्प है? मोदी जी क्यों अपना खून जला रहे हैं? क्यों मीटिंग कर रहे हैं? जब वो कैशलेस पेमेंट पे आ गए हैं कि कैशलेस होना चाहिए सारी सोसाइटी, तो यहीं से बैठ करके कर दें। मैंने तो पूछा ना, ट्विटर से कर दें। मैंने पहला सवाल संबित पात्रा से ये पूछा, क्यों लाखों रुपए के फूल पूछा ना सर, आते हैं उनकी मीटिंग्स में? यही सवाल था ना सर मेरा पहला संबित पात्रा जी से। ये में एक आर्टिकल है, डिमोनेटाइजेशन विल ट्रिगर 4 लाख जॉब्स कट, वाइप आउट 8 लाख करोड़ फ्रॉम रियल एस्टेट। ये एक आर्टिकल है। डिमोनेटाइजेशन इफेक्ट अनबैंक्ड विलेजेस, स्मॉल बिजनेस बैडली हिट एज करेंसी क्राइसिस। पात्रा जी, अब मैं मुद्दे की बात पे आता हूं। त्यागी जी, उत्तर प्रदेश में एक छोटी सी चीज बता रहा हूं, मेरे साथ यहाँ महापात्रा जी बैठे हैं, सुन लीजिए ना, 2,34,00,000 बताते रहिए अपनी बात, एक चीज ऐड कर लीजिए साथ में। मेरे साथ सर, मेरे साथ यहाँ महापात्रा जी बैठे हैं, सुन लीजिए ना। 10 सेकंड सर, वर्ल्ड बैंक के अधिकारी हैं, मैं इनसे कहूंगा सर मुझे पक्ष के 50 आर्टिकल दे दीजिए डिमोनेटाइजेशन के, पक्ष के 50 दे देंगे। 10 सेकंड चाहिए मुझे। आप 20 लीजिए सर, 20 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। राइट सर, 10 सेकंड दे दीजिए। ये तो सोच की बात है ना सर, आपको 50 ढूंढने पक्ष में आप 50 ढूंढ लाइए। उत्तर प्रदेश को आप बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे तो आप 50 पक्ष के आर्टिकल ढूंढ के ले आएंगे। और उत्तर प्रदेश में माय डियर सर 2,34,00,000 किसान हैं। उत्तर प्रदेश में 12 लाख ट्रेडर्स हैं, छोटे व्यापारी हैं। उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ नौजवान बेरोजगार है। उत्तर प्रदेश में आज के समय में दिहाड़ी मजदूर करीब करीब 2.5 करोड़ लोग बाग हैं। क्या उत्तर प्रदेश के उन लोगों का भला हुआ डिमोनेटाइजेशन से? यही मैं पूछ रहा हूं, ये सारे आंकड़े डिमोनेटाइजेशन के बाद के हैं। ये सब कुछ 8 नवंबर के बाद हुआ। 1 करोड़ युवा बेरोजगार 8 नवंबर के बाद खड़े हो गए क्या यूपी में सर? 1 करोड़
युवा बेरोजगार 8 नवंबर के बाद खड़े हो गए क्या यूपी में? योजना जब खत्म होगी सर, तब 1 मेरा करोड़ लोग सवाल बड़ा बेरोजगार सीधा- होते हैं आप त्यागी जी उत्तर घुमा प्रदेश रहे में। हैं बात को। तो हमारा मैं कह रहा सवाल हूं, है 8 नवंबर के बाद सांसद जीत के आए थे सर, भारतीय 8 जनता तारीख पार्टी के के बाद उन्होंने अब तक कितना 8 रोजगार के तारीख लिए के प्रयास बाद किया उत्तर प्रदेश में? सर 1 करोड़ बेरोजगार युवा जो रजिस्टर्ड हैं वो 8 तारीख के बाद रजिस्ट्रेशन कराए हैं क्या कि साहब डिमोनेटाइजेशन हो गया इसलिए मैं बेरोजगार हो गया, मेरा नाम लिख लीजिए एम्प्लॉय रजिस्टर में, आप मेरे को भी नौकरी दीजिएगा क्योंकि डिमोनेटाइजेशन हो गया। तो आप लोग सारे आंकड़ों को घुमा के 8 नवंबर में क्यों गुजर रहे हैं सर? करती है नहीं करती, जैसे नोटबंदी की प्लानिंग की है, जय सरकार ने नोटबंदी की प्लानिंग की है, अखिलेश यादव से नहीं पूछेंगे क्या उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया 5 साल में? हर साल देने की बात अखिलेश यादव से नहीं पूछेंगे क्या कितने मैं किसानों रोहित को जी उन्होंने कुछ चेक कहना पहुंचाए चाहता 5 साल हूं, में? रोहित जी। अखिलेश यादव से नहीं मैं पूछेंगे या कि अभी सुनिए, बातचीत मैं चल रही आपको है बता देता साहब हूं, आप हमने कितनी कितना सीटों पे रोजगार चुनाव दिया? लड़े, हम कितनी सीटों पे, हमने कितना हमारा रोजगार दिया? गठबंधन किन शर्तों पे होगा, इसलिए आज अपन चुपचाप रहेंगे, अखिलेश जी के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। ये प्लानिंग है तो बताइए फिर ऐसा कि साहब हमारी डील चल रही है, डील हो जाएगी उसके बाद बोलेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। समाजवादी पार्टी से नहीं है, अभी तो मैं बोल रहा हूं ना सर, डील चल रही है, जब डील हो जाएगी उसके बाद तय करेंगे कितना खिलाफ बोलना है, कितना पक्ष में किसके। कोई डील नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है, कोई डील नहीं हो रही है। रोहित जी विनम्रता पूर्वक कहना चाहूंगा, समाजवादी पार्टी से कोई गठबंधन की बात नहीं है, ना होगा। त्यागी जी अधिकृत तौर पे कह रहे हैं कि कोई गठबंधन नहीं हो रहा समाजवादी से आपका, और हो गया तो आप प्रवक्ता नहीं रहेंगे, कांग्रेस को छोड़ देंगे? अधिकृत तौर पे छोड़ देंगे अधिकृत पार्टी? तौर पे कह रहा हूं, अगर हो गया समाजवादी पार्टी से गठबंधन बिल्कुल छोड़ दूंगा, अधिकृत तौर पे कह रहा हूं। चलिए अच्छी बात है आप कह रहे हैं तो जो आप सजा तय करोगे वो सजा मानूंगा। ठीक है सर, मैं सजा देने वाला कोई नहीं हूं सर, आपने अपनी बात रख दी वही बहुत है, देश के लोगों ने सुन लिया और देश के लोग नोट करते हैं जो सुन लेते हैं। तो मैं संबित पात्रा और भाटिया जी आप दोनों के पास आता हूं, लेकिन उससे पहले मैं पात्रा जी आपसे एक छोटी सी चीज पूछना चाहता हूं। 40 दिन हो गए, इस 40 दिन में ठीक है उन्होंने 50 दिन का वक्फा मांगा था आपसे, लेकिन 40 दिन में आपको पता तो लग गया होगा, सही बात है, ये पास है या फेल है डिमोनेटाइजेशन की नीति? इस सवाल का जवाब में मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगा जो मैं टीवी चैनल से ही देखा है। यूपी का एक लेबरर, मुस्लिम लेबरर, जो कहता रहा कि मैं 30 साल से 40 साल से मैं ख़ानदानी कांग्रेस हूँ, मगर मोदी जी जो किया ठीक किया, वो करना चाहिए और आगे पीएम बनते रहना चाहिए। ये अकेला यही एग्जाम्पल मैग्नीफाई कर दीजिए, दैट्स स्टेट ऑन द ग्राउंड। कष्ट है और ये कष्ट को जितना भी अपोजिशन चाहे मैग्नीफाई करने के लिए, जो आम आदमी का दिमाग में ये घुस गया है कि ये जो हो रहा है इसका मकसद अच्छा है। देखिए ज़िंदगी में सफलता के लिए 2 चीज़ चाहिए, नियत और काबिलियत। जब मोदी जी का नियत को या प्राइम मिनिस्टर को नियत को लोग मान लिया तो फिर बाकी काबिलियत वाली इशू जो है वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जाएगा। और सब्जेक्ट इतना कॉम्प्लेक्स है, इसमें मैं थोड़ा आपको फ्रेमवर्क देना चाहूँगा। ये सब्जेक्ट पॉलिटिकल सिस्टम को जुड़ा हुआ है, सोशल सिस्टम को जुड़ा हुआ है, इकोनॉमिक सिस्टम को जुड़ा हुआ है और आपका जुडिशियल सिस्टम को जुड़ा हुआ है। और ये सबका असर इसका ऊपर है और इसका सफलता सबका ऊपर असर करेगा। आम आदमी का दिमाग में एक सामाजिक तौर पर माना गया है कि करप्शन आम बात है, ब्लैक मनी तो होता ही रहेगा, बिना ब्लैक मनी में दुनिया चल नहीं सकता। ये जो मानसिकता थी और मानसिकता को जो अटैक किया गया है ये नोटबंदी के जरिए, ये जो विश्वास को तोड़ा गया है, नहीं ऐसे नहीं हो सकता, हम बदलेंगे। ये जो बदलाव की दौर जो शुरू हुआ है, देन ये मैनेजमेंट ऑफ चेंज आता है। ये परिवर्तन का जो दौर में चेंज मैनेजमेंट को आप थ्योरी लाएंगे तो एक चीज़ है अपोजिशन टू चेंज, रेजिस्टेंस टू चेंज आता है। तो ये जो हो रहा है अपोजिशन पार्टी जो कर रहा है बेसिकली रेजिस्टेंस है। मगर जब देशवासी को समझ में आ जाएगा कि भलाई के लिए हो रहा है, जो रेजिस्ट कर रहा है वही गुनहगार है, ये मैसेज भी जा रहा है। ठीक है, तो सफलता के हिसाब से मैं कहूँगा सफलता ज़्यादा है, कष्ट तो है ही है, मगर सबसे बड़ी चीज़ इसको कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपको टारगेट ऑडियंस को, जो आम आदमी है। तो कर तो रहे सब अपनी अपनी टारगेट ऑडियंस। राइट। आपने राहुल गांधी की रैली भी देखी आज, आपने प्रधानमंत्री मोदी की रैली भी देखी आज। राइट। तो आम आदमी समझदार है, वो समझ आता है कौन क्या कर रहा है और क्यों कह रहा है, नियत क्या है। आदमी नियत देखता है। 2014 इलेक्शन आप देख लीजिए, कोई अपोजिशन पार्टी कहा कि ये मोदी लहर है, नहीं है नहीं है नहीं कहते रहे, हुआ क्या? अल्टीमेटली आम आदमी को समझ आ गई है। और मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मतलब जो फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड है इसको आप एनालाइज करेंगे, देखेंगे कि एक बदलाव का दौर जो है शुरू हो चुका है और कष्ट का अंदर एहसास ज़्यादा है। मैं कल कोई टीवी प्रोग्राम देख रहा था, मेरे ख्याल से जी का किसी का, कि वुमेन्स ग्रुप का एक इंटरव्यू ऑल ओवर कंट्री लिया गया है। जैसे कष्ट है मगर मैनेज कर लेते हैं, अच्छा मकसद है। ठीक है, दैट्स द एसेंस। ठीक है, अब मेरा सवाल संबित पात्रा ये है, इन्होंने एक बात कही कि बदलाव का दौर है। अब बदलाव का दौर ऐसे भी है, आपने चुटकुला सुना होगा, व्हाट्सएप पे खूब चल रहा है कि एक बुजुर्गवार बैठे हुए थे,
बैंक के बाहर, तो किसी ने बाहर आके कहा कि बाबा लाइन ख़त्म हो गई, अब जाइए, बैंक बंद हो गया। तो उसने कहा मैं लाइन का नहीं, कैश आने का नहीं, अब मैं चुनाव का इंतजार कर रहा हूँ। नहीं, ठीक है, देखिए ये कोई एक जोक नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज में है, कई जोक्स आएंगे और जोक्स को भी हमें बहुत शिक्षावान मानते हुए ग्रहण करते रहना चाहिए। आज मैंने बड़े आदर के साथ राहुल गांधी जी के पूरे भाषण को सुना, क्योंकि हमें जवाब देना होता है। राहुल गांधी जी के आज पूरे भाषण का एक एसेंस था, मैं बताता हूं, पूरे ऑपोजिशन का एसेंस था कि देश का जो 60% धन है वो केवल 50 परिवारों के पास है, और मोदी जी जो है बाकी सबको चूस के, वो उन्होंने क्या खून निकाल ले रहे हैं, बिना बोले खून निकाल के ये 50 परिवार को दे रहे हैं। आदरणीय राजीव जी भी बैठे हैं, मैं सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि ये जो 50 परिवार खरबपति बन गए, अरबपति बन गए, ये 2 साल में तो नहीं बने हैं, पहले से बने थे। और मैं एक सीधा सवाल अगर आपके चैनल के माध्यम से राहुल गांधी तक पहुंचा सकूं तो, राहुल गांधी जी क्या इस 50 परिवार की फहरिस्त में दी इंडियन पॉलिटिकल फैमिली जो ऑगस्टा वेस्टलैंड केस में लिखा गया है उसको इंक्लूड करते हैं या नहीं करते हैं? उनका कहना था कि सब गरीबों का पैसा मोदी जी कमीशन करके इन 50 परिवार के जेब में जाएगा। जीप स्कैम से लेके चॉपर गेट स्कैम तक जितने स्कैम हुए, सारा पैसा एक ही परिवार के जेब में गया। आज वो पैसा जब कष्ट में पड़ा है तब इनको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है। संस्कृत में एक बहुत बड़ी कहावत है, आकाशं पतितं तोयं यदा गच्छति सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रति गच्छति। आकाश से जब बारिश गिरता है तो सारा पानी समुद्र में चला जाता है, कैसे भी जाए। ठीक उसी प्रकार सारा नमस्कार केशव के चरणों में जाता है। भ्रष्टाचार 60 वर्षों तक कहीं भी कैसे भी क्यों ना हुआ हो, उसका सारा हिस्सा एक ही परिवार के पास एक ही एड्रेस में गया है। ये हर कोई जानता है, फिर भी सब आंख नाक बंद करके बैठे हुए हैं और वो बता रहे हमें परिवार के विषय में बता रहे हैं कि सारा पैसा 50 परिवार के पास जा रहा है। अरे रोहित जी आप बताइए, आप मानते हैं जहां केवल चिल्लम चिल्ली होगी, उसके बाद ना तो आपके पास कोई सबूत होगा, ना आपके पास कोई गवाही होगी, ना आपके पास एक उदाहरण ऐसा होगा कि हमने इस परिवार के इतने व्यक्ति राहुल गांधी जी ने जो कहा, नहीं आप बताइए ना सर, अच्छा 2.5 साल में कितने बड़े परिवारों के लोग आपने जेल में डाले? आज राहुल गांधी, या जो आप एक ही परिवार कहते हैं सर, आप पिक्चर दिखाते थे अपने चुनाव प्रचार में ना कि ये जीजा जी की फिल्म बनाई है हमने सर, है ना, वो पिक्चर कहां गई सर? छुपा लिया आप लोगों ने सीडीएफ को। मैं रोहित जी को जवाब देना चाहता हूं। गौरव भाटी आपके पास भी है, पिक्चर भी है, मैं पिक्चर का बता दूं, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब चाहूंगा, मैं प्लीज आऊंगा। त्यागी नंबर 1 देखिए, आपने पूछा कितने लोगों को हमने, कितने लोगों एक सेकंड, कितने लोगों को उठाकर हमने जेल में डाल दिया? हम कौन है उठा के डालने वाले जेल में? हम तो केस स्टार्ट करेंगे, बिना इंटरफियर किए हुए सीबीआई काम करे इसको हम देखेंगे, उसके बाद कानून अपना काम करना चाहिए। उसका नतीजा देखिए, रॉबर्ट वाड्रा पे 4 दिन पहले पूरा न्याय प्रक्रिया के दौरान एफआईआर दर्ज किया गया, तो यही कांग्रेस के लोग जो हमें चिढ़ा रहे थे कि क्यों नहीं पकड़ते हो, अब वो कहते हैं कि अरे ये तो बदले की राजनीति है। और आदरणीय सोनिया जी और राहुल जी बेल पे बाहर है कि नहीं, किसके लिए? केस तो अभी हुआ कि नहीं? तो ऐसे थोड़ी हम कौन है जेल पे डाल देने वाले? जेल में न्याय प्रणाली डालती है, पार्टी नहीं डालती। देखते हैं आपके राज में कितनी देर न्याय प्रणाली तेजी से काम करती है और किस हद तक जाती है चीजों को लेकर। राजीव त्यागी आप जवाब दे लीजिए, फिर गौरव भाटी आपके पास ही आऊंगा, ब्रेक नहीं ले रहे हैं अभी। राजीव त्यागी बोलिए। संस्कृत की एक कहावत है, विनाश मूलम अहंकारस्य। विनाश का मूल अहंकार होता है। छोटी सी बात जो संबित पात्रा भी समझ ले और मोदी जी, शहंशाह मोदी और उनके राग दरबारी भी समझ लें। हम ये कहना चाहते हैं कि यदि कहीं भ्रष्टाचार हुआ है और जहां भी आपको भ्रष्टाचार पता चलता है, कृपया सुप्रीम कोर्ट से लेकर के, सारे कोर्ट से लेकर के, ईडी से लेकर सीबीआई से लेकर के सारी संस्थाएं आपके पास ही तो है मेरे मित्र। आप तो बड़े ईमानदारी का दम बढ़ते थे, लोकपाल अभी तक आपने नहीं बनाया है। ये जो छद्म आपकी ईमानदारी है, ये छद्म आपका राष्ट्रवाद है, इसकी कलाई खुल चुकी है, इसलिए आप व्यक्तिगत आरोप लगाते हो। कहां है वो विकास का वादा? कहां है वो महंगाई में कमी? कहां है वो 2 करोड़ रोजगार? कहां है वो किसान की आंखों से आंसू पूछने वाली बातें? आजकल में लास्ट सेंटेंस कहना चाहूंगा मेरे मित्र आपसे, लास्ट सेंटेंस में आपसे कहना चाहूंगा, मैं कुछ कहूंगा रोहित जी। मिथ्यावादनम नपुंसका प्रथम लक्षणा। नपुंसक व्यक्ति का मिथ्यावादन करना ही सबसे प्रथम लक्षण होता है।
अब आप देख लें, आप क्या आप पोटेंसी टेस्ट रोज करते रहते हैं? काहे कोई टेस्ट करते रहते हैं रोज रोज? ठीक है, चलिए ये रोज पोटेंसी टेस्ट क्यों करते रहते हैं? और अगर आप नपुंसकता की बात कर रहे हैं, ओके सर, नपुंसक मत बनिए। ओके गौरव भाटिया, नपुंसक मत बनिए। गौरव भाटिया स्पष्ट बताइए किसने घपला किया है। अब गौरव भाटिया को आने दीजिए सर। क्या घपला किया जरा बताएंगे सर, गौरव भाटिया मान लीजिए, वकील साहब का समय जाया कर रहे हैं, गेट पे बताएंगे, बड़ा महंगा होता है उनका घंटा सर, समझिए इस बात को। सुनिए ना, गौरव भाटिया 100 सीटों, गौरव भाटिया 100 सीटें दे देंगे कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए गठबंधन में। मोदी जी का नाम यूपी में। राजीव जी, मैं भी अपनी बात कह लूं, अगर आप 100 सीटें देंगे कांग्रेस को, अपनी बात इस लायक समझेंगे कि कांग्रेस 100 सीट पे चुनाव लड़ ले आपके साथ। राजीव जी, आपके भाई बोल रहे हैं, जिनसे गठबंधन होने वाला है, वो वाले भाई बोल रहे हैं, बोलने दीजिए अपने भाई को। देखिए समित पात्रा, प्लीज गौरव को बोलने दीजिए, प्लीज गौरव भाटिया को बोलने दीजिए। गौरव भाटिया, कि नपुंसक 100 सीट लायक मानेंगे कांग्रेस को? मिथ्यावादन करता है। 100 सीट लायक मानेंगे गौरव भाटिया कांग्रेस को? 100 सीट पे मैं चुनाव लड़ने सबसे देंगे? पहले ये कहूंगा रोहित जी, गठबंधन की बात जो है मुलायम सिंह यादव जी उस पर फैसला करेंगे, अभी मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन एक बहुत दुखद बात राजीव है, त्यागी कह रहे हैं पार्टी छोड़ दूंगा गठबंधन हुआ तो। आप अभी भी पत्ते छुपा के रखना चाहते हैं, इसका मतलब दाल में कुछ तो है सर। मैं अपनी, अब काला आया हो या ना हो, लेकिन कुछ तो है दाल में। बात नहीं की है मैंने। रोहित जी, क्या मैं अपनी बात रख सकता हूं? बहुत देर इंतजार करने के बाद तो आप मेरे पास आए हैं। हाँ, देखिए, सबसे बड़ी दुखद बात क्या है कि जब भी आप भाजपा की कोई भी गलत चीज को उजागर करें, चाहे भ्रष्टाचार के खिलाफ वो लड़ाई हो, तो वो सबसे पहले कांग्रेस का उदाहरण देते हैं। मैं समझता हूं जनता इससे परेशान आ गई है। 2.5 साल में कांग्रेस हट गई, 44 सीटों पे सिमट गई। जनता ने भाजपा को इसलिए चुना कि नई सोच लाएंगे, विकास करेंगे। लेकिन भ्रष्टाचार की लड़ाई ये कैसी लड़ाई है कि 2.5 साल में लोकपाल नहीं आया, सर्वोच्च न्यायालय ने फटकार लगाई। सीबीआई का डायरेक्टर नियुक्त नहीं हुआ, सर्वोच्च न्यायालय ने अभी कुछ दिन पहले फटकार लगाई है। उसके अलावा कितने करप्ट अफसरों के खिलाफ इन्होंने मुकदमा या रेड करी, जो आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स हैं। बता दे संबित जी कि कौन सी ऐसी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स और एडमिनिस्ट्रेशन सुधारने के लिए इन्होंने अभी तक कुछ नहीं करा। डीमोनेटाइजेशन लाए तो इंप्लीमेंटेशन खराब है। मोदी जी ने 2014 के चुनाव में कहा काला धन 95% देश से बाहर पहुंच गया, उसको वापस लाएंगे। कौन सा काला धन वापस आया विदेशों से, किसी को नहीं पता। अभी प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में बदलाव ला रहे हैं कि करप्ट जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनको एडिशनल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। यह साफ दर्शाता है कि जब तक भाजपा बिल्कुल सीरियसली भ्रष्टाचार के खिलाफ नहीं लड़ेगी, डीमोनेटाइजेशन से केवल अगर वो समझते हैं कि काला धन जो है सारा फिनिश हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ सालों में ये जो 2000 रुपए के नोट लाए हैं बड़े डिनोमिनेशन के, यही लोग स्टॉक करेंगे। इनकम टैक्स रिफॉर्म्स लाइए, लोकपाल नियुक्त करिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भी लोकपाल के अधीन होगा, सीबीआई इंडिपेंडेंट हो जाएगी। लेकिन ये लोकपाल नहीं लाएंगे क्योंकि इनके मंत्री, इनके सांसद भ्रष्ट हैं, इनको डर है अगर लोकपाल आ गया उसका डंडा सबसे पहले भाजपा के सांसद और मंत्रियों पे पड़ेगा, और इसी डर की वजह से ये लोग उसको नियुक्त नहीं कर रहे। दूसरी बात ये कहूंगा, आज परवेश जी इनके हैं 224 सीट हैं आपकी पार्टी के पास। एक मिनट, विधानसभा में सर इस बार डीमोनेटाइजेशन का इफेक्ट इन सीटों को बढ़ाएगा, बचा पाएगा, या फिर आप लोग नमस्ते हैं 5 साल हो गए, किसी और का नंबर आएगा? आपका खुद का आकलन क्या है? हाँ बिल्कुल, 2 बातें कहूंगा। हमारी जो सीटें हैं 224 से बढ़ के 275 और 300 पहुंचेंगी। उसके 2 कारण हैं। पॉजिटिव है कि हमने डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, छात्राओं के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए हमने सोचा है। और भाजपा ने ये जो डीमोनेटाइजेशन किया है और आम जनता को जो कष्ट हुआ है उसकी भरपाई भाजपा ही भरेगी। दूसरी अहम बात एक और कहूंगा, उसके बाद आप जाइएगा दूसरे स्पीकर पे। परवेश वर्मा ने, भाजपा के सांसद हैं, आज बहुत ही दुखद और सांप्रदायिक बयान देके अल्पसंख्यकों को टेररिस्ट बुलाया है। अगर भाजपा ने विकास किया होता रोहित जी, तो ये लोग विकास के नारे पे उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ते, इस तरह के नारों पे नहीं लड़ते। ये साफ दर्शाता है कि अंदर से भाजपा डरी हुई है और उत्तर प्रदेश के चुनाव हारने जा रही है। इसीलिए सांप्रदायिक बयान देना फिर से इनके लीडरों ने शुरुआत कर दी है। ओके, आप मोहपात्रा जी कमेंट करना चाहते हैं, आप कीजिए, उसके बाद मैं संबित और राजीव जी से बात करूंगा। ये कमेंट करना जरूरी है। जब ये
प्रोग्राम का अब तक जो चीज़ हमने देखा, पॉलिटिकल पार्टीज आपस में तू मैं करने से आगे, और ये तू मैं करने के जरिया जितना फैक्ट्स को मैनिपुलेट करते हैं और अंदाजे से बात करते हैं कि एक एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, बिकॉज आई टीच दिस सब्जेक्ट, कि सरकार तैयारी नहीं किया था। जितना भी समझाओ कि सरकारी जितना तैयारी किया था, जो मैं बाहर से ऑब्वियस है कि ये तैयारी इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता, मगर अपोजिशन पार्टी कहेगा नहीं तैयारी नहीं किया था, एंड स्टेटमेंट दिया जाएगा तो आम आदमी को कंफ्यूज करने का। आम आदमी के सामने झूठ बोलना एक पाप है, कोई एक इरेस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी सब्जेक्ट का, आई एम द पॉलिसी एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो जो पॉलिसी लॉ बना है, आप कहेंगे नहीं कि कॉर्पोरेट जिम्मेदार बन जाए, पॉलिटिकल सिस्टम जिम्मेदार नहीं बनेगा, सरकार जिम्मेदार नहीं बनेगा। यू हैव टू बी होल समाज को हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी बनना है। बनाने के लिए हर किसी को जिम्मेदारी से बात करना चाहिए। आप बात कुछ भी चाहे बोल दे और इसका असर कुछ भी चाहे हो जाए, मेरा पॉलिटिकल रोटी सेक लूँ, ये आगे चलना नहीं चाहिए।